हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और इसमें हम लोगों ने कार्बीन्स के बारे में पढ़ना है, इसकी टाइप्स और इसकी जनरेशन की किस तरह से हम लोग कार्बीन को बना सकते हैं, इस बारे में आज हमने पढ़ना है। और सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन का रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमारे पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान में बनते हैं और रिएक्टेंट से बनते हैं और वो फर्दर आगे रिएक्ट करके हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट दे देते हैं। क्योंकि ये किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान में बनते हैं, इसलिए हम लोग इसे इंटरमीडिएट कहते हैं और इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हम लोग कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जिस तरह हमारे पास है कार्बोकेटाइन है, SN1 की बात कर लें, E1 रिएक्शन की बात कर लें, वहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। इस तरह और बहुत से रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है और उससे बाद में नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से बनता है और फर्दर आगे वो कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बना देता है, तो उसे हम नाम देते होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का। इस तरह हमारे पास कार्बोएनाइंस होते हैं, कार्बीन्स है, नाइट्रीन, अराइंस वगैरह, ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। और इस लेक्चर में हमने कार्बीन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास है कार्बीन। इसकी जब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, हमारे पास कार्बन का कंपाउंड होता है, न्यूट्रल होता है और इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और इसके अंदर दो जो होते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी दो इन्होंने इसने कार्बन ने किसी और के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कार्बीन्स का। न्यूट्रल कार्बन विद टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कार्बीन्स। इस तरह हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ और इसके पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं। ये लोन पेयर की शक्ल में भी होते हैं और ये दोनों अलग-अलग ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं या फिर एक ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं। वो नेक्स्ट जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने की होती है। इस तरह से हमारे पास अगर आप लोग हाइड्रोजन की जगह पे दो क्लोरीन लगाएं तो इसे हम नाम देते हैं डाई क्लोरो कार्बीन का नाम देते हैं कि दो क्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बना दिए हैं। अब दोनों बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास 4 और दो उसके पास वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे 6 हैं और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, मतलब हमारे पास ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जिस वजह से डेफिनेशन में लिखा हुआ कि न्यूट्रल कार्बन विद टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कार्बीन का। बाईवेलेंट है, मतलब इसने दो बॉन्ड बनाए होते हैं किसी भी दूसरे एटम के साथ। इस तरह हाइड्रोजन है, इस तरह अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, इस तरह क्लोरीन है, इस तरह उनके साथ बनाए होते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल है। जितनी किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, उतना वो कंपाउंड ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसके पास 6 हैं। कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो बॉन्ड बनाए हैं तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और दो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इनकम्प्लीट उसका ऑक्टेट है और एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए था। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। और ये हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। जिस तरह कार्बोकेटाइन के ऊपर प्लस है, कार्बोनाइन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है हमारे पास। अब सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं टाइप्स की, तो इसको हम लोग दो तरह की कार्बीन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है सिंगलेट कार्बीन और उसके बाद हमारे पास की जो दूसरी टाइप्स है वो हमारे पास है ट्रिपलेट कार्बीन्स। और ये वाली जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वजह से कर रहे होते हैं। जब हम लोग इसकी टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अगर तो वो उसकी वैल्यू 1 आती है तो उस कार्बन को हम लोग कहते होते हैं सिंगलेट कार्बन। अगर उसकी कैलकुलेशन करते वक्त उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 3 तो उसे हम नाम देते हैं ट्रिपलेट कार्बन। वो नेक्स्ट हम लोगों ने आगे जाके कैलकुलेशन की है, वहाँ पे ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। अब हमारे पास सिंगलेट कार्बन और ये ट्रिपलेट कार्बन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है।
राइट साइड पे हमारे पास सिंगलेट कार्बीन है। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में जाएं तो उसे हम लोग कहते होते हैं सिंगलेट कार्बीन। अगर वो दोनों अलग-अलग ऑर्बिटल में हों तो उसे हम नाम देते हैं ट्रिपलेट कार्बीन का। ये दोनों हमारे पास सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। इन्हीं वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से इसे हम दो तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में। अब सबसे पहले हमारे पास ये सिंगलेट कार्बीन है। जब हम लोग कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो sp2 ऑर्बिटल में है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इन दिस sp2 ऑर्बिटल्स। और इसका जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है और ये हमारे पास है सिंगलेट कार्बन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड है, कोई इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी वजह से हम लोग कहते होते हैं ये हमारे पास कंपाउंड कैसा है, डायमैग्नेटिक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, अगर सारे के सारे पेयर्ड हों तो उसे हम लोग कहते हैं ये हमारे पास डायमैग्नेटिक है। लेस स्टेबल है ट्रिपलेट कार्बीन की निस्बत, और ये ट्रिपलेट कार्बीन की निस्बत इसकी रिएक्टिविटी ट्रिपलेट कार्बीन से ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो वो हमारे पास 103 डिग्री होता है। अभी पहले हम बात कर चुके हैं कि कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइज है और इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। वो p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज है और बॉन्ड लेंथ इसकी 1.12 होती है। और ESR से हम लोग इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ESR हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए से आप लोग वो कंपाउंड डिटेक्ट कर सकते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको ESR से डिटेक्ट नहीं कर सकते। और मोस्टली हमारे पास जब इसकी फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं अगर, तो वहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हेटेरोलिटिकल वे से हो रही होती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास सिंगलेट कार्बीन बनती है। अब स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि दो इसके इलेक्ट्रॉन है वो आपस में पेयर्ड हो गए, उनकी स्पिन पेयर्ड हो गई है, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास स्पिन पेयर्ड कंपाउंड है ये। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आती है और इसी वजह से हम लोग इसे नाम देते होते हैं सिंगलेट कार्बीन का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन की, तो इसमें हमारे पास जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, वो sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। और इसकी दो तरह की शेप होती हैं, लीनियर शेप भी होती है और बेंड शेप भी होती है। अब इसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, वो दोनों अलग-अलग ऑर्बिटल में होते हैं। जिस तरह से इसमें स्ट्रक्चर में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन उसका जो sp2 ऑर्बिटल है उसके अंदर है, इसे हम नाम देते हैं ट्रिपलेट कार्बीन का। अब इसकी दूसरी हमारे पास फॉर्म होती है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 भी हो सकती है और sp भी हो सकती है। अगर इसकी sp है तो उस वक्त इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, उस वक्त इसके जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज होते हैं और दो इसने कार्बन के हाइड्रोजन के बहुत सारे बॉन्ड बने होते हैं, ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर आता है और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अलग-अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं। और इसकी जब आप लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल यहाँ पे उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आती है, जिस वजह से इसका नाम हम लोग रखते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में, इस वजह से हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है और सिंगलेट कार्बन की निस्बत ये मोर स्टेबल है और उससे लेस रिएक्टिव है। और बॉन्ड एंगल की अगर बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 136 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp भी हो सकती है और sp2 भी हो सकती है और दो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो sp2 में हम लोग बात करते हैं तो एक अनहाइब्रिडाइज में होता है और एक sp2 ऑर्बिटल में होता है। अगर आप लोग sp की बात करते हैं तो वो दोनों के दोनों जो होते हैं अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करते हैं तो 1.03 हमारे पास उसकी वैल्यू आती है और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग जब इसकी डिटेक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से इसका हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जब आप लोग फॉर्मेशन की बात करते हैं, अगर तो वहाँ पे क्लीवेज हो रही है, बॉन्ड क्लीवेज होमोलिटिकल वे से, तो फिर हमारे पास वहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन बनती है और यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड है, इस वजह से लिखा हमारे पास स्पिन अनपेयर्ड है ये वाले। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास 3 आती है, जिस वजह से इसका हम लोग नाम रखते होते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। अब इसमें नेक्स्ट हम लोगों ने स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट की है। सबसे पहले हमारे पास है सिंगलेट कार्बीन।
अब इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन वहाँ पे +1/2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन वहाँ पे ऑटोमेटिकली -1/2 है। तो इस तरह से अगर आप इसकी दोनों इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास +1/2 -1/2 तो हमारे पास 0 आती है। अब ये हमारे पास फार्मूला है टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने का 2s+1। यहाँ पे s है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू +1/2 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2 है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी जगह पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की वैल्यू +1/2 है, दूसरे की -1/2 है। +1/2 -1/2 इसका आंसर आता है 0, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, और 1 + 0 हमारे पास आता है 1। अभी हमारे पास टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ चुकी है सिंगलेट कार्बिन की, और इसी वजह से हम लोग इसे नाम देते होते हैं सिंगलेट कार्बिन, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है, सिंगल आती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिपलेट कार्बिन। अब क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, अलग-अलग ऑर्बिटल में होते हैं, और दोनों की स्पिन यहाँ पे सेम है। अगर पहले वाला +1/2 है तो दूसरे वाला भी 1/2 है, अगर पहले वाला -1/2 है तो दूसरे वाला भी -1/2 है। देन हम लोग उनकी वहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो वाली लेते हैं, मतलब उसकी जो मॉड वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, हम लोग वो वाली लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है 2s+1। अब दोनों की यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि दोनों की स्पिन सेम है। अगर एक +1/2 है तो दूसरा भी हमारे पास कितना है, +1/2 उसकी स्पिन है। 1/2 और 1/2 को जब ऐड करते हैं तो उसका आंसर आता है हमारे पास 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 2+1 हमारे पास आ चुका है यहाँ पे 3। अब क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आती 3 आती है, इस वजह से हम लोग इसे नाम देते होते हैं ट्रिपलेट कार्बीन्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास है जनरेशन ऑफ कार्बन्स, कि हम लोग कार्बन्स को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, हम लोग किस तरह से उसे वहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एलिफेटिक डाईएज़ो कंपाउंड से। डाईएज़ो कंपाउंड ऐसा है जिसमें 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, उन्हें हम डाईएज़ो कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और उसको हम लोग फोटोलिटिकली यहाँ पे थर्मली डिकम्पोज करके वहाँ से हम लोग उसके कार्बिन बना सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 R ग्रुप है जनरल, ठीक है, इस वजह से हम इसे कहते हैं एलिफेटिक, और साथ 2 नाइट्रोजन है, इस वजह से हम इसे नाम देते हैं डाईएज़ो कंपाउंड का। और जब इसका आप लोग फोटोलिटिकली मतलब लाइट से, जहाँ पे थर्मली मतलब हीट से आप रिएक्ट करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर हमारे पास कार्बिन बनाता है, और वहाँ से साथ नाइट्रोजन बनती है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ऐसी कि डाईएज़ोमीथेन है। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये वाला मैकेनिज्म इसका है कि किस तरह वहाँ से कार्बिन बनती है। अगर पहले ही उस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं तो सारे के सारे बॉन्ड हमारे पास वहाँ पर डबल है। पहले नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव है, और ये 2 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में से वहाँ से नाइट्रोजन गैस जो होती है उनका आपस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो वहाँ से निकल जाती है, और हमारे पास CH2 बनता है, कार्बिन बचती है। अब इस तरह से हमारे पास असाइल डाईएज़ो कंपाउंड है कि अगर आपने कार्बन के साथ एक असाइल ग्रुप लगा लिया, यहाँ पे आर की जगह आप लोग मज़ीद एग्जांपल लिखने के लिए कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, तो उससे भी हमारे पास उसकी डीकम्पोजिशन से भी हमारे पास कार्बिन बचती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग कीटोन से इसे किस तरह से बना सकते हैं। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो और उसका आगे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कीटोन्स का नाम देते हैं, और इसकी भी थर्मल या फिर फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन से हमारे पास कार्बीन्स बचती हैं। जिस तरह हमारे पास नीचे एग्जांपल है, हमने जर्नल कीटोन लिख दी है, उसको आप लोग हीट से करवाएं या आप लोग लाइट से करवाएं तो वो डिकम्पोज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ कार्बन बनाती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एपोक्साइड से। अगर 3 मेंबर साइक्लिक रिंग हो और उसमें एक ऑक्सीजन हो तो उसे हम नाम देते होते हैं एपोक्साइड का, और उसकी फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन से हमारे पास वहाँ पे कार्बीन बचती है। इस तरह नीचे वाले एग्जांपल में लिखा है हमारे पास जर्नल, हमने एपोक्साइड ले लिए, उसको जब आप लोग लाइट्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं वहाँ से हमारे पास कार्बीन बचती है, और साथ वहाँ पे कीटोन बनता है। चौथे नंबर पे हम लोग इसे बनाते हैं डाईएजीरीन से। अगर हम 3 मेंबर्स साइक्लिक रिंग हो और उसके अंदर 2 नाइट्रोजन हो तो उस कंपाउंड को जनरल हम लोग कहते होते हैं डाईएजीरीन। डाई का मतलब 2, एजा का मतलब नाइट्रोजन, और अगर लास्ट पे IRINE लिखा हो तो ये नोमेनक्लेचर हम लोग इस्तेमाल करते थे 3 मेंबर्स साइक्लिक रिंग के लिए। इस वजह से हम लोग इस वाले कंपाउंड को कहते हैं डाईएजीरीन। ये पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिखा हुआ है। कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए नाइट्रोजन के साथ, 2 अगर उसके किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, हाइड्रोजन के साथ या कोई
और किसी कंपाउंड के साथ बने हो सकते हैं, और इनकी डीकम्पोजिशन से भी हमारे पास वहाँ पे कार्बीन बनती है और साथ नाइट्रोजन बनता है। अब यहाँ से नाइट्रोजन जो होगा, ठीक है, एक बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और एक बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ से नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास कार्बीन बनती है वहाँ पे। और 5वें नंबर पे हम लोग इसे टेट्राजोल से बनाते होते हैं। टेट्रा का मतलब 4 है और एजा का मतलब नाइट्रोजन के 5 मेंबर साइक्लिक रिंग हो और उसमें 4 हमारे पास नाइट्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग टेट्राजोल कहते हैं। टेट्रा मतलब 4, एजा का मतलब होता है 4 और OLE नोमेनक्लेचर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 5 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसकी थर्मल डीकम्पोजिशन से हमारे पास वहाँ पे कार्बीन जनरेट होती है, जिस तरह नीचे वाले एग्जांपल में है कि जैसे आप लोग टेट्राजोल को हीट करते हैं तो पहले स्टेप में वहाँ पे नाइट्रोजन निकलती है और उसके बाद उसकी रीअरेंजमेंट से हमारे पास डाइयाजो कंपाउंड बनता है, और उसकी जब आप लोग हीट से डीकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे कार्बीन बनती है। और छठे नंबर पे हम लोग इसे बनाते हैं अल्काइल हैलाइड से, और मोस्टली ये वाला मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्लोरोकार्बीन्स बनाने के लिए। सबसे पहले स्टेप में बेस जो होगा वो वहाँ से प्रोटॉन निकालेगा क्लोरोफॉर्म से और कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेक्स्ट स्टेप में वहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और हमारे पास बनेगी डाईक्लोरोकार्बीन बनती है। और इसका जो आखिरी मेथड है कि हम लोग इससे इलाइट से भी बना सकते हैं, सल्फर या फास्फोरस के इलाइट से हम लोग बना सकते हैं। उसकी थर्मल या फिर फोटोलिटिकल डीकम्पोजिशन से हमारे पास वहाँ पे कार्बीन बनती है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है सल्फरिक इलाइट्स की, ठीक है। जब ये वाला डीकम्पोज होता है तो वहाँ से हमारे पास कार्बीन बनती है।